नमस्कार, एम के एग्जाम मंथन में आपका स्वागत है। मैं मनोज कुमार। आज हम लोग देखेंगे बायोलॉजी के अंतर्गत जैव आवर्धन या जिसे बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं। यह प्रकृति में होने वाली एक बहुत ही विनाशकारी घटना है, जिसके कारण से जीवों की संख्या जो है लगातार कम हो रही है। आइए देखते हैं, समझते हैं कि किस तरीके से जैव आवर्धन होता है और क्या होता है और इसके कारण से जीवों पे क्या असर पड़ रहा है। तो समझते हैं कि जैव आवर्धन क्या है। जैव आवर्धन जो है खाद्य श्रृंखला यानी जीवों की एक श्रृंखला बनती है, खाद्य श्रृंखला जो एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पे ऊर्जा का प्रवाह होता है, एक अवस्था से दूसरे अवस्था में जाते हैं, जिसके कारण से जो रासायनिक पदार्थ छींटे जाते हैं, छिड़काव किया जाता है खेतों में, उनमें प्राथमिक पोषण स्तर पे जीवों द्वारा ग्रहण किया जाता है। जैसे कीटनाशकों में कीटनाशक, रेडियो सक्रिय पदार्थ, ये जो वस्तुएं हैं ये कीटनाशक पदार्थ हैं, इनका छिड़काव किया जाता है, जिसके कारण से धीरे धीरे उच्च स्तर पे इनकी सांद्रता बढ़ती जाती है और इसी को हम जैव आवर्धन कहते हैं। इसको इस चित्र के माध्यम से स्पष्ट रूप से समझा जाता है। जैसे कि वाटर है, वाटर में पीपीएम यानी कि पर पार्टिकल मिलियन जो है, इसमें वाटर में जो कण है या डीडीटी का, यह 0.0003 पीपी वाटर में मौजूद है। यह जो है यहाँ पे पानी में है। इसको सबसे पहले जो पानी में उपस्थित छोटे छोटे जीव होते हैं, जिसे जू प्लैंकटन कहा जाता है, जब ये खाते हैं तो इनमें इसकी मात्रा डीडीटी की 0.04 पीपीएम हो जाती है। जब इन छोटे छोटे जीवों को कुछ छोटी मछलियाँ खाती हैं तो इनमें बायोमैग्निफिकेंस यानी कि इसके कारण से 0.5 पीपीएम हो जाता है छोटी मछलियों में। जब इन्हें बड़ी मछलियाँ खाती हैं तो इसमें 2 पीपीएम हो जाता है इस डीडीटी की सांद्रता। और जब इसे बाज खाता है फिश को, तो इसमें जो है पीपीएम की मात्रा जो है 25 हो जाती है। तो इस तरीके से यह एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पे यानी उच्च पोषण स्तर पे इसकी मात्रा जो है बढ़ती जाती है और यह जो है उनमें विभिन्न तरह के विकार उत्पन्न करने के लिए जो है कारक होता है, जिसके कारण से उनमें जनन क्षमता, अंडे निर्माण आदि को प्रभावित करता है। साथ ही सबसे बड़ी चीज़ उनके उपापचय क्रिया को जो है प्रभावित करता है। तो यहाँ पे एक पोषण स्तर है, इस पोषण स्तर से उच्च पोषण स्तर पे इनकी जैव आवर्धन क्षमता जो है बढ़ती जाती है। ऐसा इसलिए होता है कि जो डीडीटी होती है, डीडीटी जो कीटनाशक दवा है, इसको छिड़काव करने से खेतों में यह जल्दी ख़त्म नहीं होती है या इसका जैव निम्नीकरण नहीं होता है, या यूँ कहें कि ये नष्ट नहीं होती है। यह अपने रूप में ही मूल रूप में बनी रहती है, जिसके कारण से यह शरीर में जाती है जीवों के तो उसमें भी नष्ट नहीं होती है, और यह दूसरा जीव खाता है तो दूसरे जीव में यह एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण पे चलती रहती है, जिसके कारण से जो सबसे उच्च स्तर का पोषण स्तर या जीव होता है उसमें इसकी मात्रा ज़्यादा हो जाती है। तो इस तरीके से यह जैव आवर्धन जो है होता रहता है। जैव आवर्धन के कारणों में देखा जाए तो जीव द्वारा संग्रहित जो विषाक्त पदार्थ होते हैं, उनका उपापचय या उत्सर्जन नहीं हो पाता है, जिसके कारण से वो शरीर में ही बने रहते हैं और अगले जो उच्च पोषण स्तर है उनमें यह पहुंच जाता है। यह परिघटना पारा और डीडीटी के में जो है ज़्यादातर देखी जाती है। जैव आवर्धन उत्पन्न करने वाले पदार्थों की बात करें तो इसमें हम देखते हैं जो अजैव निम्नीकृत पदार्थ होते हैं वह जैव आवर्धन उत्पन्न करते हैं या जो नष्ट नहीं होते हैं, जैसे डीडीटी है, पारा है आदि का विभिन्न पोषक स्तरों पर स्वांगीकरण होता है। इस प्रक्रम में खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक जो पोषण स्तर होते हैं उसमें विषाक्त जो पदार्थ होती है उसकी मात्रा बढ़ती जाती है और उच्च पोषण स्तर पे इसकी मात्रा और ज़्यादा हो जाती है। डीडीटी का जैव आवर्धन होता है तो इससे क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे डीडीटी की उच्च सांद्रता पक्षियों में कैल्शियम उपापचय को बाधित कर देती है, यानी कैल्शियम का निर्माण नहीं हो पाता है, जिसके कारण से उनके अंडे के जो खोल उनके ऊपर होता है कैल्शियम का, वो पतला हो जाता है। उसके कारण से समय से पहले वो टूट जाता है और इससे
उनके टूटने के कारण से उसमें बच्चे का निर्माण नहीं हो पाता है और ऐसे में जो संपूर्ण जो पक्षी हैं उन पक्षियों में यानी समष्टि यानी कि संपूर्ण पक्षियों की जातियों में जो है गिरावट देखने को मिल रही है। इसी कारण से जैव विविधता जो हो रही है वह नष्ट हो रहा है। इसी तरीके से पारा जो है यह भी एक जैव आवर्धन का कारण बनता है। इसमें जो छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं, सूक्ष्म ऑर्गेनिज्म, वो कंबाइन हो जाते हैं मरकरी के कार्बन से और इस प्रकार से वो कन्वर्ट कर देते हैं एक इनऑर्गेनिक अकार्बनिक पदार्थ को ऑर्गेनिक पदार्थ में। यानी कि जो जीव होते हैं वो कार्बनिक पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो मरकरी उनके शरीर में वो कन्वर्ट होके ऑर्गेनिक फॉर्म में चला जाता है, कार्बनिक पदार्थ में चला जाता है। मिथाइल का जो जो जीवों में प्रकार पाया जाता है वो मिथाइल मरकरी जो है मुख्य है और यह कॉमन ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जो इन्वायरमेंट में पाया जाता है और यह हाईली यानी उच्च स्तर का टॉक्सिन उत्पन्न करता है यानी कि जहर उत्पन्न करता है। आइए इसके चक्र को हम समझते हैं किस तरीके से यह प्रभावित करता है पारा। जैसे मरकरी है, यह मरकरी वोल्केनो यानी कि ज्वालामुखी और कोल जो प्लांट होते हैं, कोयले के प्लांट यानी कि माइंस, वहाँ से उत्पन्न होते हैं और साथ ही ये जो है आपके चले आते हैं पानी में। पानी में जब आते हैं जो मिथाइल मरकरी है इनके छोटे छोटे जो जीव होते हैं वह खाते हैं और इसके पश्चात जो छोटी मछलियाँ होती हैं उन छोटे छोटे यानी जू प्लैंकटन को खाती हैं, फिर बड़ी मछलियाँ खाती हैं, फिर उनसे बड़ी मछलियाँ खाती हैं, जिसके कारण से इनमें जैव आवर्धन की मात्रा जो है बढ़ती जाती है। इसके कारण से जो सबसे बड़ी मछली होती है उसमें ज़्यादा पारा की मात्रा हो जाती है। तो इस तरीके से यह जो है प्रक्रिया बढ़ती जाती है और जब मानव जो है इन्हें खाता है इन मछलियों को, तो उनको मिनी माता रोग हो जाता है। यानी कि पारे के प्रभाव के कारण से मानव में मिनी माता रोग हो जाता है। तो यह मानव के लिए जो है बहुत ही खतरनाक स्थिति है। वहीं पे जैव आवर्धन के कारण जो भारतीय गिद्ध हैं उनके लिए भी बहुत बड़ा खतरा है। जैसे बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी BNHS के विश्लेषण के अनुसार देखा जाए तो डिक्नोफ्लॉक नाम की एक दवा मेडिसिन है जो पशुओं में उपयोग की जाती है उनमें गिद्धों के लिए वह मुख्य खतरा है, क्योंकि डिक्लोफिनाक एक गैर स्टेरॉयड सूजन रोधी दवा है जो मांसपेशियों की दर्द के समय उन्हें जानवरों को जो है दिया जाता है, जो जेल, क्रीमों और स्प्रे का एक घटक रूप है। यह दवा पशुओं पे भी समान रूप से प्रभावी होती है और मानव में होती ही है और जब ये कामकाजी पशुओं को इन्हें दिया जाता है जिससे वे और लंबे समय तक काम कर पाते हैं। लेकिन गुर्दों की दवा को शरीर से बाहर निकालने में जो गुर्दे होते हैं इन जानवरों के, उसके शरीर से बाहर निकालने में उस गुर्दे को काफ़ी समय लग जाता है, जिसकी वजह से मृत्यु के बाद भी पशु के अंदर यह दवा मौजूद रहती है। और चूँकि जो गिद्ध होते हैं वो मुर्दाखोर होते हैं, वो मुर्दा खाते हैं, जानवरों के मृत शव को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं और जब एक बार डिक्लोफेनाक संदूषित मांस का जो गिद्ध रहते हैं सेवन कर लेते हैं, खा लेते हैं, तो उनके गुर्दे जो है काम करना बंद कर देते हैं गिद्धों के, जिसके कारण से उनकी मौत जो है हो जाती है। तो यही विशेष कारण है जिसके कारण से गिद्धों की जो है मौत होती चली गई और जब ऐसा समझ में आया वैज्ञानिकों को तो डिक्लोफिनाक नामक दवा को जो है जानवरों को देना जो है बंद कर दिया गया, ताकि गिद्धों की जो लगातार बहुत तेज़ी से संख्या घट रही है डिक्लोफिनाक के कारण उसको रोका जा सके। आइए अब देखते हैं DDT का जो क्या चीज़ है। एक दवा है जिसका जो है बहुत ज़्यादा मात्रा पे छिड़काव किया जाता था कीटनाशक के रूप में। DDT का पूरा नाम डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथेन यह जो है होता है इसका पूरा नाम। और इसके नाम के व्याख्या करें तो यहाँ पे हम देखें डाइक्लोरो क्या है, डाइक्लोरो, या यहाँ पे देखें डाइक्लोरो यानी कि दो, डाई मतलब दो, क्लोरो यानी क्लोरीन, दो क्लोरीन है। इसके अलावा डाइफिनाइल यानी कि ये फिनाइल का आपका फिगर चित्र है। इसके अलावा ट्राई क्लोरोइथेन, ये ट्राई यानी कि तीन,
क्लोरोइथेन यह सूत्र जो है इस तरीके से बना हुआ है। तो इस तरीके से इसके नाम की व्याख्या के साथ इसका यह सूत्र जो है बनाया गया है। आइए देखते हैं कि इसके बारे में। यह जो डीडीटी है एक रंगहीन गंधहीन गैस मेडिसिन है, दवा है, और यह क्रिस्टलीय रूप में रासायनिक यौगिक है। यह एक कार्बन क्लोराइड है। इसका विकास मूलतः एक कीटनाशक के रूप में किया गया था, किंतु इसके पर्यावरणीय दुष्प्रभाव के चलते इसका उपयोग बंद करना पड़ा। यह पहला आधुनिक कीटनाशक था जो मलेरिया के विरुद्ध प्रयोग किया गया था, किंतु 1950 के बाद इसे कृषि कीटनाशी के रूप में प्रयोग करने लगे थे, जिसके कारण से जो जीव थे कृषि में यानी कि फसलों में छोटे छोटे जीव वह इन्हें खाते थे, जिसके कारण से उनमें डीडीटी की जैव आवर्धन क्षमता जो है ज़्यादा हो गई। सबसे पहले डीडीटी का संश्लेषण 1874 ईस्वी में ऑस्ट्रिया के रसायन आर्थमर जिटरल ने किया था। इनके कीटनाशी प्रभावों की खोज 1939 में स्वीडन के रसायनविद पाउल हार्मन मूलर ने किया था। द्वितीय विश्व युद्ध के द्वितीयार्ध में आम जनता और सैनिकों में मलेरिया तथा टाइफाइड के प्रसार को रोकने के लिए भी इसका जो है बहुत ज़्यादा उपयोग किया गया। साथ ही 1948 में मूलर को जो है चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार जो है प्रदान किया गया था। लेकिन जब इसके दुष्प्रभाव देखे गए तो इस डीडीटी दवा को जो है बंद कर दिया गया। वैसे भारत ने जो है डीडीटी के दवा का प्रयोग जो है बहुत बाद में बंद किया, लेकिन दुनिया के अन्य देशों में इसका प्रयोग जो है पहले ही बंद कर दिया गया, क्योंकि इसके बड़े दुष्प्रभाव देखे गए। क्योंकि डीडीटी का जब प्रयोग किया जाता है फसलों में तो वह जो है पानी से बहते हुए, क्योंकि फसलों में प्रयोग किया जाएगा तो मिट्टी में भी रहेगा, तो जब बरसात होती है तो पानी के माध्यम से वह तालाबों में चले जाते हैं। तो तालाबों में मौजूद होते हैं वहाँ पे अनेक तरह के जो जीव, छोटे जीव, उनको जैसे आप देखते हैं पाइला को जो है खाती हैं मछलियाँ, जिनके कारण से वह कैल्शियम आदि की पूर्ति करती हैं। लेकिन पाइला पे डीडीटी का प्रभाव पड़ने के कारण उसमें पाइला जो है उनकी मौत होती जा रही है, यानी उनकी संख्या कम होती जा रही है। इसके कारण से जो मछलियां हैं जहां से कैल्शियम की पूर्ति करती थी, उस जीव को जो है कारण कैल्शियम की पूर्ति नहीं कर पा रही हैं, यानी कि पाइला के मौजूद न होने के कारण। इस तरीके से एक प्रभाव के कारण, डीडीटी के प्रभाव के कारण दूसरा जीव प्रभावित हो रहा है और दूसरे जीव से तीसरा जीव प्रभावित हो रहा है। इस तरीके से यह चक्र चलता जाता है। बहुत ज़्यादा इससे नुकसान हुआ, इस कारण से इसको बंद कर दिया गया ताकि जैव विविधता का संरक्षण जो है बेहतरीन तरीके से किया जा सके। तो यह पूरी बात जो है जैव आवर्धन जो है आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से जीवों में रासायनिक जो विषाक्त है वह किस तरीके से बढ़ता जाता है एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पे, और यह उनके लिए खतरनाक स्थिति पैदा होती है। इसी जैव आवर्धन के कारण मानव में विभिन्न प्रकार के जो रासायनिक खाद या उर्वरक का प्रयोग हो रहा है उसका भी जैव आवर्धन होता जाता है, और उसके कारण से मानव में जो है विभिन्न प्रकार के रोग जो है उत्पन्न होने के कारण बन रहे हैं। तो इसी के साथ यह मेरा वीडियो समाप्त होता है। मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नमस्कार।